सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी सबसे पहले भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी, मेरे पास कोई एक वेक्टर एक्स एंड वाई है, कोई दो वेक्टर्स मेरे पास एक्स एंड वाई है, और मैं इसे एक स्केलर कंपोनेंट असाइन कर रहा हूँ। जो ये स्केलर कंपोनेंट आया था यही हमारे पास क्या था, इनर प्रोडक्ट कह रहे थे। और जिन वेक्टर स्पेस से हमने ये दोनों उठाए हैं, मान लो मैंने वेक्टर स्पेस वी से लिया है, वो वी क्या कहलाएगा हमारे पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, जो इनर प्रोडक्ट है ना, ये एक्स एंड वाई स्केलर कंपोनेंट है, वो इस तरीके से वर्क करेगा। कैसे? x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार हैंड्स ऑन xn yn बार। हम आगे क्वेश्चंस में भी जब थ्योरम्स प्रूव करेंगे वहां हम स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट लेके ही चलेंगे। अरे बात समझ में इतनी। अगर बाय चांस ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, फील्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम बार लगा रहे हैं। अगर रियल नंबर होता बाहर हट जाता, सिंपली क्या बनता है, x1 y1 प्लस x2 y2। लेकिन जनरलाइज केस में हम कॉम्प्लेक्स ही लेके चलेंगे। ये बात आपको अच्छे से पता है। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों में से कौन सा सेट बड़ा है, कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स ही लेकर चलेंगे। अरे इतनी समझ में। तो देखो किस तरीके से क्या क्या कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस VNC इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन वेक्टर x एंड y। एन डायमेंशनल हमारे पास वेक्टर है, x एंड y कैसे एन डायमेंशनल है, और ये हमें इनर प्रोडक्ट दे रखा है। तो जाहिर सी बात है हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं? तीन चीजें। पहली कॉन्जुगेट सिमेट्री, सेकंड लिनियरिटी, तीसरी नॉन नेगेटिविटी। वही देखते हैं तीनों, और हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। जब थ्योरम है हमारे पास, तो ये किस तरह करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सबसे पहला हमारा काम है वो है कॉन्जुगेट सिमेट्री का। किसका है जी? कॉन्जुगेट सिमेट्री का। अब देखो मैंने कॉन्जुगेट क्यों लिखा, पिछली वीडियो में मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि हमारा काम किसमें चल रहा था, रियल नंबर में। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया। तो देखो किस तरीके से करोगे। पहली चीज हमारे पास कॉन्जुगेट सिमेट्री में क्या करना होता था हमें, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स बार प्रूफ करना होता था हमारे पास सिंपली। अब देखो कॉन्जुगेट के लिए हमारे पास बार भी आएगा। ठीक है। देखो एक बात और याद रखना हल्की सी, जो ये है ना मेरे पास इनर प्रोडक्ट, ये हमारे पास रियल नंबर के केस में तो डॉट प्रोडक्ट की तरह यूज हो रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ यहीं, फिर आगे प्रूफ करेंगे हम। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक्स एंड वाई अगर मैं लिख रहा हूँ, तो एक्स मान लो कोई वेक्टर है, वाई कोई वेक्टर है। आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं। तो अगर मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पूछूं तो आप कैसे लिखते थे? अगर इसके कॉम्पोनेंट x1 x2 x3 है, x1 x2 x3 है, और इसके y1 y2 y3, तो कैसे लिखते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप इससे लिखते थे x1 y1 x2 y2, यानी कि आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ, और के वाले एक साथ। तो इनर प्रोडक्ट रियल नंबर में तो डॉट प्रोडक्ट की तरह काम करता है, और कॉम्प्लेक्स में काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह। अगर मैं एक्स वाई कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात कर रहा हूं, तो ये आएगा मेरे पास x प्लस आयोटा वाई। तो जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज है वो सारी हम यहाँ पे यूज करेंगे, जितनी भी हमारे पास है कॉन्जुगेट की सारी की सारी। ठीक है, वो क्वेश्चन में ध्यान से करके समझते रहेंगे। देखो जी फटाफट, ये छोटी छोटी बातें हैं। देखो बुक में सीधा आंसर लिख के रखते हैं, बताते नहीं है सिंपली कि भाई कैसे वर्क कर रहा है ये। ठीक है। और ऐसी बात, जब थ्योरम इसकी प्रूफ की थी ना, हाइपोथेसिस जब भी लिखी थी प्रोडक्ट की, तो उसमें कॉन्फिडेंशियल था, ये डायरेक्ट डिस्प्ले करा भी नहीं था उन्होंने। ठीक है, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये क्या करते हैं, सबसे पहले लिखिए एक्स वाई। क्या है जी अपने पास एक्स वाई, इसे मुझे प्रूफ करना है कि इनर प्रोडक्ट है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री। एज इट इज लिख दीजिए इसे, x1 y1 बार x2 y2 बार हैंड्स ऑन xn yn बार। ये मेरे पास है। मुझे किसके इक्वल दिखाना है, ये yx बार। मैंने आपको तरीका बता रखा है बहुत ही शानदार वाला, कि पहले yx निकाल लो जी, क्या होगा, क्या निकाल लो yx। तो कैसे काम कर रहा है ये जो कंडीशन है, ये जो मशीन है, ये जो मशीन है मेरे पास, ये किस तरीके से वर्क कर रही है। देखो जी क्या कर रही है मेरे पास, ये मेरे पास x वेक्टर है, इसके कंपोनेंट x1 x2 x3 है। ये वेक्टर y है जिसके कंपोनेंट y1 y2 हैंड्स ऑन yn तक है। तो ये पहले वाले वेक्टर का फर्स्ट, दूसरे वाले वेक्टर का कंपोनेंट का कॉन्जुगेट लेके कर रहा है। क्या कर रहा है, कंपोनेंट का कॉन्जुगेट लेके लिख रहा है। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ y का फर्स्ट कंपोनेंट y1, और जो सेकंड वेक्टर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट का कॉन्जुगेट, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं दूसरा लिखना चाहूँ y2 x2, ऐसे कहां तक चलेगा, yn xn बार। ये मशीन किस तरीके से वर्क कर रही है, कंडीशन समझ में आनी चाहिए। वो अगर काम खत्म है और कुछ नहीं समझ में आना। ठीक है। तो yx मेरे पास इतना आ गया। मुझे क्या है, yx बार, yx बार। तो इस पूरे के ऊपर बार आ जाएगा मेरे पास, इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, बार आ जाएगा। ऐसे पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। बार की कंडीशन आपको पता ही है क्या होता है, बार को पूरी छूट होती है हमारे पास, सिंपली वो
हर एक एलिमेंट में अलग अलग टूट जाता है। तो ये यहाँ भी आ जाएगा इस एलिमेंट के ऊपर, ये यहाँ भी आ जाएगा और ये उस एलिमेंट पे चल जाएगा। इन द सेम मैनर y1 x1 बार पे टूट जाएगा, कैसे लिखूंगा इसे, y1 बार x1 बार का बार, y2 बार x2 बार का बार, y1 बार और xn y बार का बार। आपको पता है अगर कॉन्जुगेट दो बार आ गया तो वही नंबर सेम टू सेम वापस आता है। तो y1 x1 y2 बार x2 कहाँ तक yn xn। ये काम इतना आपको रफ में करना है, वरना आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, काम मैंने रफ में कर लिया। तो देखो जी पहले क्या करना है, देखो जी बात को समझो। मुझे पहले ये लिखना है, इसे क्या करो उल्टा करके लिखो, y1 x1 y2 बार x2 yn बार x1। सबसे पहले मैंने इसे उल्टा कर दिया। फिर क्या है मेरे पास, ध्यान से देखो, ये मेरे पास इस स्टेप के बाद ये स्टेप मैंने कैसे लिखा था, अगर आपको याद है तो इस स्टेप मैंने कैसे लिखा था, इस पूरे के पूरे का अगर मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, ध्यान समझना इस बात को, इस पूरे के पूरे का अगर मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ तो ये कॉन्जुगेट की एलिमेंट्स है ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे। तो कैसे कह रहा हूं मैं, ये जो कॉन्जुगेट है ना मेरे पास, ये तो पहुंच जाएगा x1 के ऊपर, इस पे से हट के कहां पहुंच जाएगा x2 के ऊपर, और इस पे से हट के कहां पहुंच जाएगा x1, और ये मैं पूरे के ऊपर क्या ले लूंगा, कॉन्जुगेट ले लूंगा। ध्यान समझो देखो बात को, जब ये कॉन्जुगेट टूटेगा मेरे पास y1 के ऊपर क्या आ जाएगा बार, x1 के ऊपर बार का बार हट जाएगा, कहां पहुंच जाएंगे x1 पे। इन द सेम मैनर मेरे पास ये आ जाएंगे। अब ये मेरे पास क्या आया, अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा का पूरा क्या बन के आया, देखो जी ध्यान से, y1 x1 बार y2 x2 बार हैंस ऑन क्या बन के आया मेरे पास yx, क्या बन के आया जी मेरे पास yx, और इस पूरे के ऊपर क्या है मेरे पास कॉन्जुगेट। तो मुझे क्या प्रूफ करना था, xy इज इक्वल टू yx का कॉन्जुगेट। ये मेरे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो। बताओ, तो ये काम को रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। कि z बार का बार हमारे पास क्या होता है, z होता है मेरे पास सिंपली, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर मैं दो एलिमेंट के ऊपर लिख रहा हूँ तो वो अलग अलग टूट जाएगा मेरे पास सिंपली। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आई गई होगी, 11th-12th में थी सारी। नहीं आए तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जो कॉन्जुगेट होता है वो टूट जाता है, उसे पूरी छूट होती है, स्क्वायर रूट के अंदर भी, स्क्वायर में भी, क्यूब में भी, हर चीज में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और बार का बार यानी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, वही नंबर सेम टू सेम वापस आ जाए। इतना समझ में, तो पहली चीज थी हमारी। आगे देखते हैं सेकंड चीज, इसे रफ कर देता हूँ मैं। ये आपको रफ में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा रखना मुश्किल लगता है, पहले रफ में निकाल लो कि कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या थी हमारे पास, इसे मिटा दूं, लिख लो से, देखो ध्यान से चलेंगे एक एक करके, फिर हम थोड़ी लेंदी रहती है, इसलिए ध्यान रखना कि निकालना क्या है हमें, मेन प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट प्रूफ करना है। तो हमें तीन प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है बस, खाली और कुछ नहीं। सेकंड क्या है जी अपने पास, लीनियरिटी। क्या है, लीनियरिटी। हाँ जब ये क्या बोला थी, ये हमारे पास थी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, स्केलर को बाहर निकाल के फेंको और बाहर वालों को अंदर लियो। स्केलर को बाहर निकाल के फेंका, एक्स तो यहाँ बचा और बाहर वाले को कहाँ लिया अंदर। ऐसे बीटा स्केलर था, बाहर निकाल के फेंका, वाई रह गया और जेड बाहर वाले कहाँ आ गए, अंदर आ गए। इतना हमारे पास। ठीक है जी, अब क्या करना है, देखो जी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई निकाल के रख लो पहले, हर बार की तरह भाई, क्योंकि जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो तो निकालनी पड़ेगी। एक्स कितना है मेरे पास, x1 x2 कहाँ तक है, xn तक मेरे पास सिंपली। ठीक है, और वो कहाँ है मेरे पास बीटा, y1 y2 कहाँ तक, yn तक है। आ इतनी समझ में। हाँ जी, अब अलग अलग करो, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो समझना। अल्फा x1 लिख रहा हूँ प्लस बीटा y1 लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। पहले अल्फा को सबसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीटा अंदर सब डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर फर्स्ट फर्स्ट कॉम्पोनेंट इकट्ठे करके लिखे जाएंगे। तो अल्फा x1 है प्लस बीटा y1, अल्फा x1 प्लस बीटा y1। दूसरा क्या है, अल्फा x2 प्लस बीटा y2। तीसरा कंपोनेंट क्या है मेरे पास, अल्फा, ऐसे चलता रहेगा मेरे पास कहां तक, अल्फा xn प्लस बीटा yn। बताओ जी, इतनी बार समझ इस तरीके से, ये मिल गया मुझे, कंपोनेंट मिल गया हमारे पास सिंपली। चलो जी मुद्दे पे आ जाओ, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड लिखो जी, बीटा वाई कॉमा जेड। हाँ जी देखो मशीन किस तरह काम कर रही थी, किस तरह काम कर रही थी, जो भी x का फर्स्ट कंपोनेंट है वो लिख रहे थे, जो भी सेकंड वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट उसका कॉन्जुगेट लिख रहे थे। इसका मतलब क्या है, अब z तो मुझे पता नहीं, z क्या मान लूंगा, बताओ जी z कैसे मान लोगे। x2 x1 x2 n डायमेंशन कोऑर्डिनेट है, y y1 y2 yn तक n डायमेंशन कोऑर्डिनेट है, तो z1 z2 कहां तक, zn तक। तो x का फर्स्ट कंपोनेंट था, हाँ जी x क्या है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ये इसका फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये मेरे पास nth कोऑर्डिनेट है, nth कंपोनेंट है इसका।
ठीक है जी, तो इसे लिखो, लिख दिया। फिर क्या करना है, जो भी y का फर्स्ट कॉम्पोनेंट उसका कॉन्जुगेट लेना है। क्या है y यहाँ पे, z है, z का फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है, z1, तो z1 का बार। आइए समझ में। अब अगला लिखो, इसका सेकंड कॉम्पोनेंट क्या है, अल्फा x2 बीटा y2, और सेकंड वाले का क्या लेना है अपने पास, कॉन्जुगेट। इस तरह करते करते अल्फा xn बीटा y1 लास्ट कॉम्पोनेंट लिखा, और लास्ट सेकंड वेक्टर का जो लास्ट कॉम्पोनेंट उसका क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। इतनी सी बात थी। आगे बात समझ अच्छी तरीके से। चलो जी करो जी, अलग अलग इन्हें करो। देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। कैसा, देखो जी, मैंने अगर अल्फा निकाल लिया बाहर, सब में से निकाल लो अल्फा जितने भी थे हमारे पास, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। देखो जी क्या बचेगा, यहाँ से तो आएगा x1, ये z1 बार अंदर आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो z1 बार। यहाँ से अल्फा निकाल लूंगा x2 और z2 बार, जो लास्ट से निकाल लूंगा xn और zn बार, ये आ गया। अगर अब मैंने बीटा निकालना तो y1 z1 बार, फिर y2 z2 बार, फिर yn zn बार, ये मेरे पास आ गया। अब ये कुछ नहीं है मेरे पास, वही है। अगर आप x z को ध्यान से देखें, क्या आएगा जी x z मेरे पास, x1 z1 का बार, x2 z2 का बार, xn zn का बार, ये बना हुआ मेरे पास। तो असल में कुछ नहीं है, ये x z ही है। इन द सेम, अगर मैं ये देखूं कि भाई ये चीज क्या आ रही है, ध्यान से रखो, वाई जेड ही बने। अगर मैं यहाँ y1 z1 है ना, अगर y z लिख दूं क्या आएगा, y1 z1 का बार, y2 z2 का बार, यानी कि असल में ये क्या है मेरे पास, y z ही है। और यही मुझे प्रूव करना था कि अल्फा x प्लस बीटा y कॉमा z, अल्फा x z प्लस बीटा y। ठीक है, शो हो रहा है बोर्ड, हाँ ठीक है। तो मेरे पास क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी। बताओ जी, आगे बात समझ तरीके से, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट। देखो आगे देखो, अब तो हमारे पास लास्ट चीज जो बची है वो क्या है, नॉन नेगेटिविटी। क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिविटी। देखते हैं उसे भी साथ के साथ फटाफट। देखो जी, तो तीसरी चीज आखिरी है, वो है नॉन नेगेटिविटी। हाँ जी, क्या थी ये नॉन नेगेटिविटी, क्या थी हमारे पास, सिंपली आसान सा मुद्दा था। पहले क्या कहा था कि जो इनर प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर एक्स एंड वाई, उन्हें सेम कर लो, एक्स कॉमा एक्स, पहले तो दिखाओ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी, कि अगर हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो शो करो x कुछ नहीं, हमारे पास 0 वेक्टर आएगा। तो जी पहली कंडीशन फोकस करते हैं, एक्स एक्स लेके चला मैं, चल दिए। हाँ जी रखो जी, एक्स एक्स का मतलब x का फर्स्ट कॉम्पोनेंट x1, यहाँ भी x आ गया, तो इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट x1 बार, तो क्या आ जाएगा, x1 का बार, x2 का बार, कहाँ तक, xn का बार। अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने क्या कहा, ये जो x और y है कैसे काम कर रहे हैं मेरे पास, सिंपली ये वेक्टर की तरह, और ये जो है मेरे पास, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास। याद रखना, x x अगर बात करूं मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं z z बार, आप क्या लिखेंगे, बताओ जी। पढ़ के आए सारे के सारे, z z बार क्या होता है, मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। आप पढ़ के आए हैं, z इज इक्वल टू, मान लो x प्लस आयोटा y है, z बार मान लो x माइनस आयोटा y है। अगर आप निकाल रहे हो क्या, z z बार क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y। हाँ जी, a प्लस बी माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा y b है मेरे पास, तो यहाँ क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। और असल में ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास था मॉडुलस z। अगर मैं लिखना चाहूँ, चलो ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं z मेरे पास है, तो फिर से देखते हैं एक बार। तो हमारे पास यहाँ पे जो मॉडुलस z है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबको पता है हमारे पास मॉडुलस एक्स स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करके रूट करना है। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ध्यान, दोनों चीजें सेम आ गई मेरे पास, जेड जेड बार किसके इक्वल आ गया, मॉडुलस जेड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, x1 बार को क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस x1 का स्क्वायर। इसे लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, मॉडुलस x2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस xn का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ रही है इस तरीके से। जो जेड जेड बार होता है वो हमारे पास क्या होता है, x1 का जेड जेड बार हमारे पास मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझनी होगी कि भाई क्या है क्या नहीं, बाकी आप 11 12 में अच्छे से पढ़ के आए भी। अरे बात समझ में इतनी। अगर मैं आपसे बात पूछूं ना, देखो ध्यान से, एक बात और समझ लो, यहाँ हमने x1 है क्या, आधे बच्चे इस डाउट में रहते हैं, x और y तो वेक्टर है, vn से i,
जो n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के है, जिसमें x1 x2 x3 फील्ड के एलिमेंट्स है। फील्ड क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स है। तो ये x1 जो है वो कॉम्प्लेक्स है, x1 बार क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए z बार क्या लिख रहा हूँ, मॉडुलस z का स्क्वायर लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में इतनी। x और y तो अपने पास वेक्टर है, और ये कंपोनेंट्स है इसके, ये कहां से आ रहे हैं, फील्ड में से आ रहे हैं। फील्ड किस टाइप की है, कॉम्प्लेक्स टाइप की। आ रही बात समझ में इतनी। अब देखो जी, बात को समझो ध्यान से। स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जब भी हम स्क्वायर के सम का ऐड कर रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहने वाली है। बस खत्म, पहली चीज प्रूव हो गई। अब सेकंड चीज क्या थी हमारे पास, कि अगर मैं एक्स को जीरो लेके चल रहा हूँ तो मुझे प्रूव करना है कि एक्स वेक्टर स्पेस मतलब जीरो वेक्टर के इक्वल आएगी। देखो जी कैसे करोगे, चलो जी लेके एक्सेस में क्या लेके चला, जीरो। क्या लिखूंगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, xn का स्क्वायर किसके इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल रख दिया। अगर मैंने जीरो के इक्वल रखा है, देखो जी बता, पहले ही बता रखा है मैंने, स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है कब, जब x1 भी जीरो होगा, x2 भी जीरो होगा और xn भी जीरो होगा। और कोई कंडीशन ऐसी नहीं है मेरे पास जो इन सबके स्क्वायर के सम को जीरो के इक्वल रख दे, इन्हें इंडिविजुअल जीरो होना पड़ेगा। बस अब मेरे पास एक्स वेक्टर क्या था, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स वेक्टर क्या था, ये रहा जी अपने पास x1 x2 xn, सारे कंपोनेंट क्या आ गए, जीरो। तो 0,0,0 n टाइम्स, तो अपने पास x क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। डार्क सा करके बना देंगे, क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। यानी कि क्या चीज प्रूफ करनी थी हमें, कि अपने पास x, x तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। हाँ जी कर दिया। और दूसरी चीज, अगर इसे इनर प्रोडक्ट को, इस ऑर्डर पेयर को जीरो के इक्वल रखूं तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो x है वो मेरे पास एक जीरो वेक्टर है। ये तीन चीजें हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, नॉन नेगेटिविटी। तो पहली चीज कॉन्जुगेट सिमेट्री, सेकंड चीज हमारे पास क्या थी, लिनियरिटी, तीसरी क्या थी, नॉन नेगेटिविटी। तीनों चीजें प्रूव हो गई। तो अपने पास जो ये वीएनसी है, जो अपने पास ये वीएनसी है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्या है जो अपने पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। और हमारे पास किस पे डिफाइन है, विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट, विद रिस्पेक्ट टू इनर प्रोडक्ट डिफाइंड अब, ठीक है। जिस तरीके से ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ने ऊपर डिफाइन किया है, उसके इनर प्रोडक्ट के मतलब उसके रेफरेंस में हमारे पास ये वीएन क्या होगा, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। हरी बात समझ में इतनी। तो ये हमारे पास स्केलर कंपोनेंट क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जो हमारे पास वेक्टर स्पेस था, जहां से हमने वेक्टर उठा रखे थे, वो क्या कहलाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। इतनी सी बात है। होप सो आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिखिए सब।